हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज हम यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हमारा 30 डेज और 40 मार्क्स का जो टारगेट चल रहा है हमारा, उसमें जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या है फ्रेंड्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ये मेरा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, ये पार्ट 3 आपका, जहां पर मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को सिखाए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं यहां पर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। मतलब आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि अगर फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं उन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने क्या किया था, पढ़ाई किया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने पढ़ा था। अब यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हम तब लगाते हैं जब हमारा क्या होता है, फ्लो जो होता है हमारा पॉसिबल होता है। ठीक है, हमारा जो फ्लो होता है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है। अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हम किसके लिए डिराइव किए थे, हमने किया था वन डायमेंशनल फ्लो के लिए डिराइव, और हमने क्या किया था, 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखा था। ठीक है, उसमें हमने भी क्या पढ़ा था, जो 3 डायमेंशनल फ्लो है उस 3 डायमेंशनल फ्लो का जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, हम लोग उसमें जो हमारा अगर स्टेडी फ्लो है तो उसके लिए वो क्या कंडीशन होगा, अगर मेरा कंप्रेसिबल फ्लो है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, हम उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो वो सारी चीजें मैंने किसमें डिस्कस किया था, कंटिन्यूटी इक्वेशन के मतलब कॉन्सेप्ट में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस को डिस्कस किया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस को हमने डिस्कस किया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। और इस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि अगर मैं किसी कंट्रोल वॉल्यूम को एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी की फ्लूइड की वेलोसिटी को एनालाइज कर रहा हूं फॉर अ पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम, तो वहां पर वेलोसिटी को मैं कैसे डिफाइन करता था फ्रेंड्स, वहां पर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करता था ui कैप प्लस vj कैप प्लस wk कैप, इससे मैं डिफाइन करता था। जहां पर जो u v w थे, ठीक है, u v एंड w वो क्या थे, फंक्शन ऑफ, ये आपका फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड आपका क्या होता था, टाइम होता था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करते थे, उसके बाद हम टोटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते थे। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पढ़ाया है आप लोगों को, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया। तो रिलेशन में मैंने बताया था कि अगर मैं टोटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टोटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती थी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ये क्या होता था मेरा टोटल वेलोसिटी, मैं यहां से कैलकुलेट करता था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल जब आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में जब आपसे पूछेगा कि आप टोटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करिए, तो वहां पर क्या होता है कि आपको स्पेस कोऑर्डिनेट्स में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्पेस कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास एक स्पेस कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए जेड एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन के लिए मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं। अब यहां पर अगर मेरा कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड फ्लो के लिए अगर मैं आपसे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, तो मैं किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप लोगों को पूछूंगा। मतलब वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं और पर्टिकुलर उस स्पेस कोऑर्डिनेट्स के लिए आपसे क्या किया जाता है, वेलोसिटी, जो टोटल वेलोसिटी एंड जो टोटल एक्सेलरेशन है वो आपसे क्या होता है, निकालने को बोलता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ते थे, हम इसमें एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते थे। हम क्या पढ़ते थे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता था इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता था तो ये क्या होता था, du by dt होता था, फुली डेरिवेटिव ऑफ दी u। ठीक है, अगर मैं y डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या होता था, dv by dt। अगर मैं z डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या हो जाता था, dw by dt। और एक बार ये तीनों चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली, तो यहां पर जो टोटल एक्सेलरेशन होता था वो मैं कैसे कैलकुलेट करता था, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह से मैं कैलकुलेट करता था। यहां पर इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, और यहां पर जो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कहां पे डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है,
चाहे मैं एक्स डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करूं, चाहे मैं वाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करूं, चाहे मैं जेड डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करूं, तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का जो मेरे पास तरीका था वो कुछ इस टाइप से था, u del by del x प्लस v del by del y, ठीक है, प्लस w del by del z, ठीक है, ये ऑपरेटर आपका प्लस del by del t, ठीक है, ये मेरा क्या होता था, मेन इक्वेशन होता था, ठीक है, ये मेरा मेन इक्वेशन होता था, ये मेरा मेन इक्वेशन होता था। अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, अगर मेरे यहां पर x की वैल्यू पुट होगी तो यहां पर क्या वैल्यू पुट हो जाएगी, u। अगर यहां पर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगा, v। अगर मैं z डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, वहां पर मैं पुट कर दूंगा w, ठीक है। नाउ ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये जो एक्सेलरेशन होता है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा टोटल एक्सेलरेशन होता है, ये मेरा क्या होता है, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन। अब यहां पर जो ये वाला पार्ट होता है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए मैंने ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है, पूरे डिटेल में आराम से समझाया है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो फास्ट नहीं जा रहा हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है, ये मेरा क्या होता है, लोकल एक्सेलरेशन होता है। अब यहां पर मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका फ्लो स्टेडी होता है, अगर आपका फ्लो स्टेडी फ्लो होता है, तो वहां पर क्या होता है, लोकल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब वहां पर क्या होगा, लोकल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब डेल बाय डेल टी वाला जो आपका कंपोनेंट होगा, चाहे u के लिए हो, चाहे v के लिए हो, चाहे w के लिए हो, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूंगा, अगर मैं यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी जीरो हो जाती है। और इन केस अगर आपका जो फ्लो है वो स्टेडी एंड यूनिफॉर्म दोनों हो जाए, तो उन दोनों के लिए क्या हो जाती है, टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। मतलब स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब यही हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पेस कोऑर्डिनेट्स में भी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कहीं पर भी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पर जो टोटल एक्सेलरेशन मेरा निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है, ठीक है। ये एकदम पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अब यहां पर जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर जो मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा, यहां पर जो मेन चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, ठीक है। क्या होता है ये रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके चलो भाई समझते हैं रोटेशनल इररोटेशनल फ्लो क्या है। सबसे पहले तो जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे, जहां पर आपने इसको देखा होगा, आपको लगा होगा कि सर जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो पहले ही लेक्चर में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ाया था, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो, है ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब पढ़ाया था। तो आपने वहां पर इसको क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, यहां पर क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो यहां से भी क्या है ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको लास्ट में रखा, इसको बाद में पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस के बाद पढ़ा रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूं कि यार यहां पर अगर मैं रोटेशनल फ्लो को डिफाइन करना चाहता हूं, मैं यहां पर रोटेशनल फ्लो को डिफाइन करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि एक ऐसा फ्लो जो कि रोटेशनल है, एक ऐसा फ्लो जो कि रोटेशनल है। अब इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी है, देखिए समझिए थोड़ा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, मेरे पास कोई फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, और फ्लूइड का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप का, मतलब उसका जो ट्रेस है, उसका जो कर्व है, उसका जो पाथ है वो कुछ इस टाइप से। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर एक फ्लूइड पार्टिकल ले लेता हूं, मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मैं यहां पर एक फ्लूइड पार्टिकल लेता हूं कुछ इस टाइप से। ये मेरा एक फ्लूइड पार्टिकल है, मान लेते हैं, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल है। अब ये फ्लूइड पार्टिकल्स को मैं ना, ये एक ही फ्लूइड पार्टिकल है जो टाइम के साथ पॉइंट ए से
पॉइंट बी पर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं क्या करता जा रहा हूं, यहां पर मैं कुछ इस टाइप से इसको बनाता जा रहा हूं। ठीक है, इस टाइप से इसको मैंने बना दिया। अब क्या है कि शुरू में क्या था कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल था इसका पोजीशन कुछ इस टाइप से था। अब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन पे रोटेट करता जा रहा है, इस डायरेक्शन पे क्या करता जा रहा है, रोटेट करता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड पार्टिकल आपका फ्लो भी हो रहा है, और फ्लो के साथ साथ क्या हो रहा है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। फ्लो के साथ साथ अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेट हो जाए तो इस टाइप का जो फ्लो हो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, रोटेशनल फ्लो कहला जाता है। सिंपल, चलिए मैं इसको लिख देता हूं। अ फ्लो इज सेड टू बी, अ फ्लो इज said to be rotational flow when the fluid particle rotates about its center of mass, during the flow। मतलब फ्लो के दौरान क्या हो रहा है, जो आपका फ्लूइड पार्टिकल हो रहा है वो अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर फ्लो के दौरान सेंटर ऑफ मास रोटेट हो ही ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फ्लूइड पार्टिकल रोटेट ही ना हो, जैसे मैं दूसरा कंडीशन ले रहा हूं, जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं फिर से यहां पर एक पाथ ले रहा हूं, एक ट्रेस ले रहा हूं, ये है ए और ये क्या है, बी। अब यहां पर जो मैं बना रहा हूं, यहां पर जो मैं फ्लूइड पार्टिकल बना रहा हूं वो हमेशा ऐसा ही रहे, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, ये लीजिए, उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज ना हो, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर इस फ्लूइड पार्टिकल्स को अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड पार्टिकल क्या है, यहां पर बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है, उसमें अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोई भी रोटेशन नहीं है। तो इस टाइप का जो रोटेशन होता है, इस टाइप का जो फ्लो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इररोटेशनल फ्लो कहते हैं। इसकी को हम क्या कहते हैं, इररोटेशनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, नाउ चलिए अब यहां पर थोड़ा सा समझिए कि यहां पर जो रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो है, तो यहां पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली तो हमने इसको समझ लिया, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर गेट एग्जाम में आपसे रोटेशनल कंपोनेंट की वैल्यू पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, हमें यहां पर पूछी जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड, तो यहां पर हमको क्या पूछा जा रहा है, रोटेशनल कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड। क्या होता है भाई ये रोटेशनल कंपोनेंट, चलिए समझते हैं। ठीक है, रोटेशनल कंपोनेंट जो होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, रोटेशनल फ्लो के लिए कोई भी फ्लो जो कि हम रोटेशनल फ्लो से डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पर जो रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड होता है उसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड इंटू के कैप। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पर जो रोटेशनल कंपोनेंट होता है इसको हम विद इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट भी हम इसको शो करते हैं। और वो हम कैसे लिखते हैं, यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, यहां होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, यहां पे होगा u, यहां पे v, यहां पे w। ठीक है, तो यहां पर जो ये ओमेगा यानी कि जो ये रोटेट, इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये जो रोटेशनल कंपोनेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इस तरह से होती है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर मैंने अभी बताया कि ओमेगा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। मतलब ये रोटेशनल कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन, और ये क्या है मेरा रोटेशनल कंपोनेंट इन द जेड डायरेक्शन। और उसको हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं, जहां पर यहां पर ये जो u v w है ये वेलोसिटी है इन द रिस्पेक्टिव x y एंड z डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये। तो अगर मैं यहां से ओमेगा x, ओमेगा y और ओमेगा z की वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो यहां से मैं ओमेगा x की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से ओमेगा x की वैल्यू को लिख सकता हूं 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां से मैं करूंगा। ठीक है, तो 1/2 ये होगा डेल w बाय डेल y माइनस डेल v बाय, ये क्या हो जाएगा, डेल z, डेल v बाय डेल z, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका i कैप।
ठीक है, तो ये किसके वैल्यू होती है, ये होती है ओमेगा एक्स की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है, ये ओमेगा एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं इस ओमेगा वाई की वैल्यू लिखना चाहता हूं, अगर मैं ओमेगा वाई की वैल्यू लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये आई कैप हो जाएगा। ठीक है, आप आई कैप इसको लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आई कैप। अगर मैं ओमेगा वाई की वैल्यू लिखना चाहता हूं, अगर मैं ओमेगा वाई की वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो ओमेगा वाई की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा वाई की वैल्यू होगी -1/2। क्यों -1/2? क्योंकि डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करते हैं, डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करते हैं तो किस फॉर्म में ओपन करते हैं, -1 टू द पावर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे ही हम लोग डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहां पर ये क्या है, यहां पर ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 + 2 यानी कि 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये क्या होगा, ये -1 के साथ ओपन होगा। यहां पर जब मैं ओपन कर रहा था तो यहां पर क्या था, 1 + 1 2 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, बहुत सारी बुक्स में क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसको भी पॉजिटिव लेके डिनोट करता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपको यहां नेगेटिव करके ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, -1/2, ये क्या होगा, del W/del x, ठीक है, -del U/del z, ये आपका क्या हो जाएगा, j कैप, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा y की वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं ओमेगा z की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो ये फिर से हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी del V/del x माइनस del U/del y इंटू ये क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या आ गई, रोटेशनल कंपोनेंट इन दी x डायरेक्शन, रोटेशनल कंपोनेंट इन दी y डायरेक्शन, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रोटेशनल कंपोनेंट इन दी z डायरेक्शन। ठीक है, और इसी को मैंने यहां पर भी इस इक्वेशन पर भी लिखा है। नाउ यहां पर एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, एक चीज को एकदम क्लियर कट ले लीजिए कि अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू नॉन जीरो है, याद रखिएगा बहुत ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई या ओमेगा जेड को अगर आप कैलकुलेट करते हैं और किसी भी एक रोटेशनल कंपोनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, तो वो जो मेरा फ्लो होता है वो रोटेशनल फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या समझेंगे, इफ एनी ऑफ द रोटेशनल कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी रोटेशनल कंपोनेंट की मैं बात करूं, चाहे मैं ओमेगा एक्स की बात करूं या ओमेगा वाई की बात करूं या ओमेगा जेड की बात करूं, अगर उनमें से कोई भी नॉन जीरो है तो जो फ्लो मेरा कहलाता है वो फ्लो मेरा क्या कहलाता है, वो फ्लो मेरा रोटेशनल फ्लो कहलाता है, रोटेशनल फ्लो कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा फ्लो इररोटेशनल हो, अगर मेरा जो फ्लो हो वो इररोटेशनल फ्लो हो, तो इररोटेशनल फ्लो के लिए, इररोटेशनल फ्लो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा मेरा पहला कॉन्सेप्ट, इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ चलिए आगे बढ़ते यहां पर हमने रोटेशनल कंपोनेंट को बारे में सीख लिया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो आ जाता है वोर्टिसिटी का। ठीक है, वोर्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वोर्टिसिटी को अगर आपको ध्यान रखना, अभी सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पर मैं समझा दे रहा हूं, इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट की वैल्यू होती है, रोटेशनल कॉम्पोनेंट। ठीक है, 2 इंटू क्या होता है, रोटेशनल कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट। अभी आप बस इसको यहां पर ऐसे बस ध्यान रखिए। ठीक है, इसको आप बस इतना अभी ध्यान रखिए। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा, पाथ लाइन पढ़ाऊंगा, उसके साथ में सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, तब वहां पर सर्कुलेशन के बाद जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूं वो मैं वोर्टिसिटी का आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो रेट, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो रेट और डिस्चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो रेट और डिस्चार्ज। ठीक है, ये अब हमको यहां पर पढ़ना है, क्योंकि, और ये क्यों पढ़ेंगे हम, क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे जगह पर क्या हो जाता है ना फ्रेंड्स, कि इस टॉपिक को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज को।
ठीक है। ऑल्दो हम सबको पता है इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, पर ये क्या है कि इसको बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए जाते, बट आज हम इसके एक न्यूमेरिकल को तो डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या है। देखिए जब मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया था, कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए पढ़ाया था मैंने, वन डायमेंशनल फ्लो के लिए, वन डायमेंशनल फ्लो के लिए। तो वहां पर मेरे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आया था वो क्या आया था, रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2। यही मेरे पास रिलेशन आया था कि नहीं आया था, यही मेरे पास क्या आया था, रिलेशन आया था। नाउ यहां पर जो रो होता है हमारे पास, जो रो होता है वो क्या होता है, वो मेरा होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये होता है मेरा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, दूसरा क्या होता है मेरा, ए होता है, ए क्या होता है, एरिया। ठीक है, एरिया भी कैसा होता है, एरिया भी मेरा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया भी क्या होता है मेरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो यहां पर v1 या v2 है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। नाउ अब यहां पर मैंने क्या बताया था, अगर आपका फ्लो जो है वन डायमेंशनल फ्लो में कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो इक्वेशन है वो ये है, अगर आपका डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि अगर आपका जो फ्लो है वो इनकंप्रेसिबल है, फ्लो आपका क्या है, फ्लो आपका इनकंप्रेसिबल है, तो वहां पर क्या हो जाता है, डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो यहां पर जो मेरे पास रिजल्टिंग इक्वेशन आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। और यही जो मेरा प्रोडक्ट होता है, यही जो मेरा प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जहां से भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है इनटू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। तो एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसलिए मैंने जब कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया तो वहां पे डायरेक्टली इसको नहीं बता दिया, मैं अलग से इसको पढ़ाना चाहता था क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, नाउ अब ये तो यार, ये तो मैंने इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला की जैसे बता दिया कि भाई आपका जो डिस्चार्ज होता है, आपका जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। बट एक्चुअली में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो यार डिस्चार्ज की वैल्यू होगी क्या, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, the volume flow rate of fluid is known as the discharge of the fluid। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड। ठीक है ना, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, उसी को हम डिस्चार्ज कहते हैं। और इजी वर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज द डिस्चार्ज। ठीक है, नाउ अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। डिस्चार्ज जो होता है, अगर मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है, डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं, जो ये क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होना चाहिए इसका, थोड़ा ध्यान से देखिए, एरिया का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या होता है, इसका जो एसआई यूनिट हमारे पास निकल के आता है, ऐसा यूनिट हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जनरली कंफ्यूजन क्यों होता है, मैंने यहां पर ऐसा यूनिट को इतने स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है ना, हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम फ्लो रेट को मैं किस में डिनोट कर देता हूं, लीटर पर सेकंड में। इसको मैं किस में डिनोट कर देता हूं, लीटर पर सेकंड में मैं डिनोट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये यूनिट तो है डिस्चार्ज का, ये डिस्चार्ज का यूनिट तो है, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, हम लोग को जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो किस में सॉल्व करना है, ऐसा यूनिट पे सॉल्व करना है, लेकिन ये तो मेरा ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा यूनिट पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लीटर पर सेकेंड, इसको अगर मैं ऐसा यूनिट पे चेंज करना चाहता हूं तो ये क्या होगा, 1/1000
मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में लिखूं तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 1000 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्या हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ यहां पर जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने लगभग सारी चीजें बता दी हैं, सिवाय वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के और स्ट्रीम फंक्शन के अलावा मैंने सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सलरेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट, इन सारी चीजों से हेल्प से हम लोग यहां पर अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, चलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ओके, चलो, मेरे पास एक नोजल है फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है, एक नोजल है। लेट मी ड्रॉ अ नोजल। मेरे पास एक नोजल है, ठीक है, ये मेरे पास एक नोजल है, और नोजल से क्या है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है। नोजल से क्या हो रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि नोजल का जो डायामीटर है वो 25 mm है। ठीक है, यहां पर एक फ्लूइड की एक हाइट दे दी गई है आपको, ये कितनी है, 4.5 मीटर। ठीक है, ओके, चलिए यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। ठीक है, यहां पर जो फ्लूइड निकल रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकेंड की। ओके, ये जो फ्लूइड है ये क्या है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है कि एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन कोई भी लॉस यहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर इस जो यहां पर जो वाटर जो यहां पर ऊपर जा रहा है, ये मान लेते हैं कि हम वाटर है। ठीक है, अब नोजल है तो यहां से हम क्या कर रहे होंगे, वाटर को डिस्चार्ज कर रहे होंगे। तो यहां पर मुझे इस जो आउटलेट है यहां पर, इसका यहां पर 4.5 मीटर की दूरी पे इस वाटर जेट की मुझे क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है। तो व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द डायामीटर ऑफ वाटर जेट, डायामीटर ऑफ वाटर जेट at 4.5 meter vertically from the nozzle। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर जनरली क्या होता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो यहां पर स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, यहां पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाने लग जाते हैं। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और ये क्वेश्चन आपके सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज से भी क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज से सॉल्व हो सकता है और बर्नौली इक्वेशन मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज से ही क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर गिवन क्या क्या है। यहां पर हमारे पास φ1 यानी कि d1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, डायमीटर एट इनलेट, इसको मैं मान लेता हूं इनलेट, और ये मेरा मान लेता हूं मैं कुछ आउटलेट है। ठीक है, या फिर मैं सेक्शन 1 या सेक्शन 2 मान लेता हूं, ये ज्यादा इजी रहेगा समझने में। तो इसको मैं मान लेता हूं सेक्शन 1, इसको मैं मान लेता हूं सेक्शन 1, और इसको मैं मान लेता हूं सेक्शन 2। तो यहां पर d1 की वैल्यू दी गई है आपको 25 mm। तो अगर 25 mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 25/1000 यानी कि 0.025 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी दिया गया है तो मैं इसको लिख सकता हूं v1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट पर है तो मुझे भी यहां पर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर ना मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, देखिए यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में कि यहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ना ही मुझे वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, और मुझे यहां पर डायामीटर की भी वैल्यू निकालनी है। बट मेरे पास एक चीज ये है कि मेरे पास जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये मुझे दे दी गई है। तो अगर मैं यहां पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो वेलोसिटी को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो जैनिक जो मेन चैनल पे देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, जो जेई वाले होंगे उनको पता होगा कि मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एई का पेपर होना था तो उसमें मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस को डील किया था। ठीक है, तो वहां पर क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है इक्वेशन। और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
ये हमारे पास इक्वेशन होता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा देंगे। तो चलो भाई यहाँ पर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं। तो यहाँ पर क्या है, v स्क्वायर मुझे पता नहीं है, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपके 12 मीटर पर सेकंड, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन की वैल्यू। यहाँ पर एक्सलरेशन की वैल्यू क्या है, अगर एटमॉस्फेयर पे कोई चीज ट्रेवल करी है तो वहां पर एक्सलरेशन की वैल्यू होती है g, यानी कि 9.81। अब इसका डायरेक्शन क्या है, फ्लो का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, और इसका जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक्ट करेगा। तो यहां पर जो g की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, इनटू आपकी क्या हो जाएगी 4.5 मीटर। अब ये भी मीटर में है तो इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम जो कहते हो पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो भाई यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर जो इक्वेशन मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है v स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब इतना तो फास्ट मैं हूं नहीं कि फटाफट इसको कर दूं, तो चलो कैलसी का यूज कर लेते हैं, आप भी यूज करिएगा। v स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू, ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 88 माइनस 88.29, ये क्या आ जा रही है, आपकी वैल्यू आ जा रही है। तो यहां से जो v स्क्वायर की वैल्यू होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 88.29 प्लस 144, तो ये आप क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 55.71। तो आपका जो v का वैल्यू आ रहा है v स्क्वायर 55.71। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 55.71 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, आंसर ये आपका आ जाएगा 7.46, ये आपकी कितनी आ रही है 7.46 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने इसको सॉल्व किया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, तो इस जगह पर मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, इस जगह पर मेरी वेलोसिटी आ गई 7.46 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने अभी आप लोगों को डिस्चार्ज का एक कॉन्सेप्ट बताया था। डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और अगर मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, तो वहां पर हम लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर मैं कोई दो सेक्शन के लिए कंसीडर कर रहा हूं तो वहां पर डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है वहां पे, कांस्टेंट होती है। चलिए तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर हमारे पास क्या था, हमारे पास एक नोजल था, हमारे पास नोजल था, और नोजल से क्या आ रहा था, जेट बाहर आ रहा था। चलिए यहां पर मैं जेट को बाहर कर देता हूं, ये मेरा जेट क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, ये मेरा जेट बाहर है। ठीक है, अब यहां पर आपकी वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड, आपके यहाँ पे कुछ डायमीटर था d1, d2 मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी v2 मुझे मिल गई है 7.46 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर d2 को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द फ्लो फॉर दो सेक्शंस, अगर दो सेक्शंस है तो वहां पर क्या होता है, मेरा जो डिस्चार्ज का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर Q1 इज इक्वल टू Q2 में लिख सकता हूं, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब ये एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 d1 स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 d2 स्क्वायर इंटू v2। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो आपको डायमीटर की वैल्यू निकल जाएगी, पाई बाय 4 इंटू 0.025 का स्क्वायर इंटू 12 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू d2 का स्क्वायर, मतलब d2 की वैल्यू मुझे बतानी है, इंटू 7.46। ठीक है, तो यहां से जो d2 की वैल्यू आएगी, d2 की वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर ही देता हूं, ये हो जाएगा 0.025 का स्क्वायर इंटू 12 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 7.46। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 31.7। ठीक है, 31.70 क्या mm। ठीक है, मतलब ये जो जेट था आपका, जब ये 4.5 मीटर की दूरी पे गया, 4.5 मीटर की दूरी पर गया वर्टिकल डायरेक्शन पे अपवर्ड, तो वहां पर क्या हुआ, उसका जो डायमीटर हो गया वो इंक्रीज हो गया। अब देखिए यहां पर मैंने ऐसे बनाया तो आपको डायग्राम देख के ऐसा लग रहा होगा कि वो तो इंक्रीज ही होगा, जरूरी नहीं है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकली अगर प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बात करूं तो हाँ वो होता है,
ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, पर जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको ऐसा भी दे सकता है जहां पर अगर आप इक्वेशंस को पुट करेंगे तो इक्वेशन पुट करने के बाद हो सकता है कि आपका जो डायमीटर की वैल्यू आए वो कम आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, आपको बस अपने मेथड पे क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। बहुत छोटा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ठीक है, चलिए आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये होप आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, द वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय v is equal to 10xy I cap plus 5x square j cap plus t square x plus z into k cap. Find the velocity and the acceleration of the fluid particles at a point 1, 2, 3 at time t is equal to 1. देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, कि जब भी आप लोगों को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछेगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो वो किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट पर आपसे पूछेगा। तो यहां पर आपके पास वेक्टर फॉर्म पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, अच्छे से लिख दूंगा अगर क्लियर विजिबल नहीं भी है तो। लेकिन यहां पर देखिए, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोला है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोला है। कहां पर, एक पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर। ठीक है, अब यहां पर इक्वेशन, यहां पर आप क्वेश्चन देके एक चीज तो समझ सकते हैं कि जो आपका v होता है वो क्या होता है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ये कुछ इस टाइप से होता है। और यू वी डब्ल्यू जो होता है, यू वी डब्ल्यू वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स, फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम। और यहां पर देखिए भी आपके पास जो v की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू दी गई है वो कैसे दी गई है, 10xy आई कैप, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर जे कैप प्लस आपकी दी गई है टी स्क्वायर x प्लस जेड इंटू के कैप। ठीक है, ये आपको दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये यू वी डब्ल्यू है इन फॉर्म ऑफ x, y एंड z और t यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो भाई यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इक्वेशन को अच्छे से लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन हम लिख देते हैं यहां पर v इज इक्वल टू 10xy आई कैप प्लस आपका ये हो जाएगा 5x स्क्वायर जे कैप। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत इजी हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स प्लस जेड इंटू के कैप। चलिए, और यहां पर जो पॉइंट है 1, 2, 3 और 1, ठीक है, 1, 2, 3, 1। ठीक है, चलिए अब ये आपको क्या दे दिया गया, ये आपको वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ यू आई प्लस डब्ल्यू, यू आई प्लस वीजे प्लस डब्ल्यू के कैप में आपको दे दिया गया है। इसको फिर सॉल्व करते हैं। ओके, बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है, कोई बात नहीं। अब मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले लिखा था कि अगर मैं v को लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाती है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं यहां पर यू वी डब्ल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 10xy, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x स्क्वायर, और जो w की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी टी स्क्वायर एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मुझे यहां पर सबसे पहले तो टोटल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे यहां पर क्या करनी है, टोटल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है एट कौन से पॉइंट पर, 1, 2, 3 एंड 1। ठीक है, मतलब मुझे यहां पर टोटल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है एट 1, 2, 3, 1, जहां पर ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये z कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, टाइम पैरामीटर है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, u v w एट इस पैरामीटर पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो u एट 1, 2, 3 एंड 1, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू 2, 10 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो u की वैल्यू उस पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं v की बात करूंगा 1, 2, 3, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं w की बात कर रहा हूं और w को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं 1, 2, 3, 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस z की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
ठीक है, तो अगर ये आपका 4 मीटर पर सेकंड हो गया तो यहां पर UVW की वैल्यूज आपके पास आ गई, तो टोटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस वी की वैल्यू आ रही थी 5 स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही थी 4 स्क्वायर। चलो भाई इसको जोड़ दो, 20 जा 400 प्लस 5 जा 25 प्लस 4 जा 16, 25 16 15 40 41, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 441। और 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मतलब यहाँ पर जो आपकी टोटल वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 21 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्वेश्चन का पार्ट तो भाई यहां पर सॉल्व हो गया। यहां पर जो हमको क्वेश्चन में बोला गया था, यहां पर चलो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, वेलोसिटी आ गई मेरी, इट इज 21 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो चलो भाई एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है, u del u by del x प्लस v del v by del y प्लस w del u by, सॉरी यहां पर एक गलती हो गया, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। ठीक है, u del u by del x प्लस v del u by del y प्लस w del u by del z प्लस del u by del t, इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो देखिए यहां पर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, u v w की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड और डेल बाय डेल टी के रिस्पेक्ट में उसको पहले डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं डेल u बाय डेल एक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो यहां पर ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल u बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 10xy, यही होगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10y आ जाएगी। अगर मैं डेल u बाय डेल वाई इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ 10xy, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 10x। क्यों, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर एज कांस्टेंट डील होते हैं। अगर डेल यू बाय डेल जेड करेंगे तो 0 आ जाएगा, डेल यू बाय डेल टी भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, वो मेरे पास क्या आ रही है, u की वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 10y प्लस v की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू 10x, तो ये कितनी आ गया, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन आ गया 200y प्लस 50x। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन आ गई। अब x और y कोऑर्डिनेट भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो भाई पुट कर दो। तो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 450 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा भी एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन है। उसी तरह से एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, u del v by del x प्लस v del v by del y प्लस w del v by del z प्लस del v by del t इज। ठीक है, तो यहां पर देखिए del v by del x, अगर मैं del v by del x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं, ठीक है, v आपका कहां पे है, v आपका है 5x स्क्वायर, v की वैल्यू है आपकी 5x स्क्वायर, तो ये यार ये तो इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए v जो है आपका, v है आपका 5x स्क्वायर, तो del v by del x, del v by del x की वैल्यू क्या होगी 10x हो गई। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ y डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 हो जाएगा, z करूंगा और t करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 20 इंटू 10x प्लस 5 इंटू 0 प्लस w की वैल्यू थी 4 इंटू ये पर 0 आ जाएगी, और प्लस ये भी कितनी आ गई 0, तो यहां पर ये कितना आ गया 200x, यानी कि एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन कितना आ गया 200x। अब एक बार ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे, x की वैल्यू में पुट कर देंगे, कोऑर्डिनेट x एक्सिस आपको क्या दिया, x की वैल्यू 1 दी गई है, तो एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन क्या आ गया 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब आप z के लिए भी करेंगे तो मैं आपको पहले से इसकी वैल्यू बता देता हूं, z के लिए इसकी वैल्यू आएगी 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ 20 आपके पास ax की भी वैल्यू आ गई है, ax की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 450 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आपके पास ay की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास az की भी वैल्यू आ गई है, तो आप टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ax आ गया आपका 450 स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 450 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर, 493.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता था, इस क्वेश्चन में मैं एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर सकता था कि भाई रोटेशनल कंपोनेंट निकालिए z डायरेक्शन पे। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता था, या फिर रोटेशनल कंपोनेंट की वैल्यू निकालिए, या फिर रोटेशनल कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन कैलकुलेट करिए। तो वो जो फॉर्मूला मैंने वहां पर दिया था, उस फॉर्मूला को आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, नाउ यहां पर आज का लेक्चर तो वैसे खत्म होता है, बट मेरे लिए आपके लिए एक असाइनमेंट है। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, आपका असाइनमेंट है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इस टाइप से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं। आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और थोड़ा सा भी समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का आईआईटी में पूछा गया था। ठीक है, मतलब गेट में पूछा गया था, मतलब आईआईटी के थ्रू गेट में आपका ये सवाल आया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप AB 1.2 मीटर डायमीटर एट 3 मीटर पर सेकंड। देखिए आप लोगों के पास एक पाइप का अरेंजमेंट दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर ये जो पाइप है, इसके पाइप की नेमिंग की गई है ABC, एक सेक्शन यहां से गया D और यहां से गया CE। तो AB में आपका कोई फ्लूइड है जो एंटर कर रहा है, कोई फ्लूइड है जो एंटर कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड से, और जो वहां पर 1.2 मीटर डायमीटर है, और कितने वेलोसिटी से कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद वो सेक्शन BC पर एंटर करता है वो फ्लूइड, और सेक्शन BC का डायमीटर 1.5 मीटर है, और वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद वो जो फ्लूइड है दो अलग अलग सेक्शन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और इस टाइप से डिवाइड होता है कि यहां का जो डिस्चार्ज है इस ओरिजिनल डिस्चार्ज का 1/3 है। तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और यहां पर वेलोसिटी दी है तो यहां पर इसका डायामीटर को कैलकुलेट करना है। मैं फिर से समझा देता हूं, मैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक फ्लूइड है। चलिए फ्लूइड को भी मैं थोड़ा सा यहां पर आपका फ्लूइड है, जो फ्लूइड यहां एंटर कर रहा है। अब ये पाइप जो है, ये पाइप क्या है, ABCDE, जहां पर CD और CE दो अलग अलग सेक्शन है जो पाइप से क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया, यानी अलग हो गए हैं। ठीक है, तो जब कोई फ्लूइड AB पर एंटर कर रहा था, तो पाइप AB का डायमीटर 1.2 मीटर था और उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद वो फ्लूइड कहां पर एंटर किया, BC पर एंटर किया, जहां पर उसका डायमीटर 1.5 मीटर था, लेकिन उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें ये वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लूइड दो अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, दो अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाता है, सच दैट यहां पर जो इसका डिस्चार्ज होता है इन पाइप CD, वो ओरिजिनल AB के डिस्चार्ज का 1/3 होता है। ठीक है, तो मुझे CD पर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है फ्लूइड की, और यहां पर CE पर इसकी वेलोसिटी दी गई है कि जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड। यहां पर मेरे को क्या करना है, पाइप CE का डायामीटर को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर टोटल मुझे कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी, यहां पर इसकी वेलोसिटी, और यहां पर इसका डायमीटर। तो यहां पर 3 वैल्यूज मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में तीनों की वैल्यू को लिख देंगे, चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखे, दैट डजंट मैटर, आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सही तरीके से सॉल्व किए होंगे और आंसर सही आएगा, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमैटिक्स को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही काइनेमैटिक्स के कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा दिया करो, ताकि इस टाइप के जब वीडियोस जाए तो पहले नोटिफिकेशन तुम लोग को जरूर मिल जाए।
ठीक है, और सीरियसली लो इसको, गेट में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।